गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका अपने YouTube चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा जो चैप्टर है वो है आपका जर्नल। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो ये बात अभी तक हमने देख ली थी लास्ट क्लास में, जब हमने सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर किया था। उसमें हमने देखा था कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। और एविडेंसेस को ही क्या कहा जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जो आपके इनवॉइसेस हो गए, बिल्स हो गए, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने यहां तक का काम सीख लिया। अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसने यही बोला, बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। कैसे, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। चलिए, दिस बुक्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, जर्नल और लेजर। तो पहले हम क्या करने जा रहे हैं, जर्नल करने जा रहे हैं। चलिए, जर्नल क्या है, अ बुक है इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर एंटर्ड, है ना। जर्नल क्या है, एक बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन कैसे एंटर होंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे वो एंटर हुए या जैसे घटित होंगे उसी ऑर्डर में क्या होंगे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। तो क्या बोला आगे, इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिंस ऑल ट्रांजैक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट। अब जर्नल क्या होता है, सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होंगे एविडेंसेस के आधार पे, वो क्योंकि हमारी इसी बुक में जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपके जर्नल में रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला गया। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला गया। आगे देखते हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजैक्शन। जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है उन सभी ट्रांजैक्शन पे जो बुक्स ऑफ, जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है वो अप्लाई किया जाता है ना। और उसी से हमारी एंट्री बनती है, जो हम किस में करते हैं, जर्नल में करते हैं। और देखते हैं, दिस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल आर ट्रांसफर्ड इन लेजर अकाउंट। और जो जर्नल में आपने रिकॉर्ड किए ट्रांजैक्शन को, उनको अलग अलग टी शेप अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इन्हीं अकाउंट्स को इकट्ठा क्या बोल दिया जाता है, लेजर बोल दिया जाता है। अलग अलग सेपरेट जो बहुत सारे अकाउंट हैं उनको इकट्ठा तौर पे क्या बोल देते हैं, लेजर। लेजर क्या है, एक प्रिंसिपल बुक है ना, ये अकाउंट्स का प्रिंसिपल बुक है। एज एनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और अकाउंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो उन अकाउंट्स में से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बोथ जर्नल एंड लेजर आर एसेंशियल टू कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और दोनों बहुत जरूरी है आपके अकाउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है सर, इतना हमें जो इंट्रो था वो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं हमारा जर्नल का मीनिंग। यहां से स्टार्ट होता है आपका जर्नल। देखते हैं क्या ये क्या है, जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। हाँ, प्राइमरी है। प्राइमरी क्यों है, जब आप स्कूल जाना स्टार्ट हुए थे ना, तो पहले आप प्राइमरी में गए थे, फिर आप सेकेंडरी में गए थे। तो प्राइमरी क्यों है, यहीं से ही हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी शुरुआत होती है। ट्रांजैक्शन सबसे पहले अभी ही हमने देखा था, किस में जाएंगे, जर्नल में जाएंगे, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में, और उससे हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर होते हैं। तो जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। सबसे पहले यहां पर ही रिकॉर्ड होते हैं, और वो भी कैसे रिकॉर्ड होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, लाइन वाइज, या मैं बोल सकता हूं डेट वाइज, या मैं बोल सकता हूं जैसे जैसे ट्रांजैक्शन घटित हुए उस बेसिस पे, उस तरीके से लाइन वाइज हमने उनको क्या किया, रिकॉर्ड किया फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। लास्ट क्लास में देखा था, सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना, हम देखते हैं क्या उनके एविडेंसेस है क्या, है ना, एविडेंसेस है क्या। अगर एविडेंसेस होंगे तो अकाउंटेंट क्या करेगा, उसको उससे वाउचर प्रिपेयर करेगा, उसकी निरीक्षण करेगा, खुद साइन करेगा, और जो सामने वाली अथॉरिटी होगी, है ना, उससे भी क्या करवाएगा, साइन करवाएगा। तो जो एविडेंसेस हैं उनसे वाउचर प्रिपेयर होंगे, और वाउचर से क्या होंगे, ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। आगे देखते हैं, ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन वन जर्नल। ट्रांजैक्शन आप एक जर्नल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अल्टरनेटिवली
सेपरेट जर्नल में बी मेंटेन टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, और अलग अलग जर्नल भी आप बना सकते हैं। सर ऐसा कब होगा कि एक ही जर्नल बना दिया जाए ताकि काम ज्यादा बड़ा ना हो? तो काम ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ऐसा तब होगा जब आपकी एंटरप्राइजेस कैसे हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस है, या मैं बोलूं कि बहुत कम ट्रांजैक्शन है जब आप एक ही जर्नल में सारा काम कर सकते हैं। लेकिन आपकी बड़ी एंटरप्राइजेस है, या मैं बोलूं एंटरप्राइजेस कैसी भी है, ट्रांजैक्शन उसके बहुत ज्यादा है, तब आपको अलग अलग जो जर्नल्स हैं वो मेंटेन करने पड़ेंगे सेपरेटली। जैसे एग्जांपल क्रेडिट परचेज में भी रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, हमने जितने भी हमारे उधारी वाली जो है ना, जो क्रेडिट परचेज है उनके लिए परचेज जर्नल बना लिया, क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स जर्नल हमने बना लिया, परचेज रिटर्न के लिए अलग, सेल्स रिटर्न के अलग, ऐसे सब के लिए हमने जो अलग अलग जर्नल बनाए हैं उसी को बोल दिया जाता है सेपरेट जर्नल्स को स्पेशल जर्नल्स या स्पेशल पर्पस बुक, और उसी को और बोल दिया जाता है आपकी सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। तो जब हम ये चैप्टर कर लेंगे, जनरल लेजर कर लेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन का एक चैप्टर आएगा वो भी हम कर लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे हमारे सब्सिडरी बुक्स पे। आज हम जो एक सिंगल बुक की जो बात कर रहे हैं वन जर्नल की, वो वाला चैप्टर कर रहे हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। डेफिनेशन से हमें नहीं लेना है ना, बस यही है, जनरल क्या है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बिजनेस में। अब हम चलते हैं हमारी टर्म्स और एक्सप्रेशन जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सर ये तो हमने समझ लिया है ना, जनरल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है या फिर बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्डेड और रिटन इन दिस बुक, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है ना, सबसे पहले इसी बुक में लिखा जाता है, इसलिए इसको ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइमरी एंट्री बोला जाता है। एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर्ड या पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट, और उसके बाद में अलग अलग सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उनको बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमने समझ लिया। सेकंड देखते हैं जर्नल एंट्री, एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल। अब जर्नल में जो एंट्री आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसे क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसा फॉर्मेट होगा, वैसे तो फॉर्मेट भी देखेंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट का। यहां पर जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो है ना, एंट्री कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन। अब ये पूरा जो प्रोसेस है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का है ना जर्नल में, इसी को जर्नलाइजिंग बोल दिया जाता है। जो पूरा प्रोसेस है ट्रांजैक्शन को किस तरह से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में, इसी को जर्नलाइजिंग बोल दिया जाता है। और लास्ट में आप ट्रांसफर करोगे अपनी जर्नल एंट्री को लेजर में, इसी को पोस्टिंग बोल दिया जाता है। पोस्टिंग क्या होता है, जब आप जर्नल एंट्री को लेजर में क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, उसी को पोस्टिंग बोल दिया जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमने समझ ली। अब हम देखते हैं फॉर्मेट कैसा होता है जर्नल का। तो अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, थर्ड नंबर पॉइंट है, यहां पर जो आता है वो होता है नरेशन, ठीक है, यहां पर जो आता है वो होता है आपका नरेशन, समझेंगे अभी। एलएफ, लेजर फॉलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, डेट। इन दिस द ट्रांजैक्शन डेट इज रिटन, ट्रांजैक्शन की डेट आती है। और अभी हमने क्या किया, बोला था, अभी हमने देखा था जो जर्नल है ना, उसमें आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज, इसलिए डेट का कॉलम दिया गया है। सेकंड, पर्टिकुलर्स, यहां पर क्या आएगी, आपकी एंट्री आएगी। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, दोनों रिकॉर्ड होंगे। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन फर्स्ट, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, जो डेबिट हो रहा है आपके ट्रांजैक्शन में आप उसे लिखोगे बाय द वर्ड डीआर, रिटर्न टू द राइट हैंड मार्जिन लाइन, while the name of the account is to be credited is written in the next line, है ना, वो यहां पर लिखा जाएगा। और जो आपका क्रेडिट होगा वो आपका नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के, स्पेस छोड़ के लिखा जाएगा। वो किससे प्रीसीडेड होगा या प्रीफिक्स होगा, किससे, टू से। तो जैसे अगर मैंने एंट्री की तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया, हमने 11th 12th में सारी चीजें पढ़ रखी।
एंट्रीज कर रखी। थर्ड होता है नरेशन। ये क्या है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आपके ट्रांजैक्शन का, जो एंट्री के बाद में यहां पर नीचे लिखी जाती है। ठीक है सर। लेजर फॉलियो क्या होता है? इन दिस कॉलम द नंबर ऑफ लेजर पेज, यानी जो आप एंट्री कर रहे हो इसका आपने लेजर में किस अकाउंट को कौन से पेज पे लिखा है उसकी आप यहां पर डिटेल लिखते हैं छोटी ब्रीफ में। इन दिस कॉलम द नंबर ऑफ लेजर पेज रिटर्न टू विच द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड, यानी आपने इस एंट्री को यहां से लेजर में कौन से पेज पे कहां पोस्टेड किया है उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे होती है। और लास्ट में इन दिस कॉलम द अमाउंट डेबिटेड इज रिटर्न, और इस वाले कॉलम में द अमाउंट क्रेडिटेड इज रिटर्न। यहां पर डेबिटेड और बाद वाले में क्रेडिट, ये हम लिख देते हैं। तो ये था आपका फॉर्मेट ऑफ जर्नल। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, मैं सीधा हमारे जो एडजस्टमेंट है उन पे चल रहा हूं, है ना। बिल्कुल जो सिंपल एंट्रीज है उनकी हम बात नहीं कर रहे, है ना। अब ये थोड़ी बताऊंगा कैश परचेज की एंट्री क्या होती है ना, और क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है। मैं ये सोच के चल रहा हूं जब आप इस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल एंट्रीज तो आपको आती ही होगी। अब हम चल रहे हैं हमारे सीधे एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट कौन सा है आपका? डिस्काउंट एंड रिबेट। और डिस्काउंट और रिबेट में भी जो डिस्काउंट है उसको दो पार्ट्स में किया गया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। चलिए पहले देखते हैं डिस्काउंट होता क्या है, कौन किसको प्रोवाइड करवाएगा। डिस्काउंट इज एन अलाउंस, ये अलाउंस है गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स, गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द बायर। और ये तीन तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और एक होती है हमारी रिबेट। सबसे पहले हम चल रहे हैं किस पे? ट्रेड डिस्काउंट पे। देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट, ये एक तरह का डिस्काउंट है जो कौन प्रोवाइड करवाएगा? सेलर प्रोवाइड करवाएगा। कब करवाएगा? एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी यानी जब सेलर देख रहा है कि सामने वाला है बायर मुझसे लार्ज क्वांटिटी में, या मैं बोलूं इन बल्क में क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है सामने वाला, तो मैं इसको क्या कर देता हूं? ट्रेड डिस्काउंट दे देता हूं। तो लार्ज क्वांटिटी में या बल्क में माल खरीदने के लिए जो सेलर है वो प्रोवाइड करवाएगा। इट इज नॉर्मली अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर हु सेल्स द गुड फर्दर। इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम लिस्ट प्राइस। जो लिस्ट प्राइस होगी है ना इनवॉइस में, उसमें से इसको लेस किया जाएगा, और उसको कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं। चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम बस लिस्ट प्राइस में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कहीं भी उसको रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि हम देखेंगे जो कैश डिस्काउंट है उसको हम एंट्री में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं करते कैसे हैं। सेल्स इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू। आप सेल्स प्राइस में से माइनस कर देते हो ट्रेड डिस्काउंट को, और जो नेट वैल्यू आती है उसी पे आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। जैसे अमित सेल गुड्स टू विकास ऑफ ₹10,000। अमित ने विकास को माल बेचा कितने का? 10,000 का, और 20% का आपको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो कैटलॉग प्राइस या जो लिस्ट प्राइस है 10,000 की, है ना, इसमें से आप क्या करेंगे? सीधा सीधा जो 20% है ये डिडक्ट करके क्या करेंगे? एंट्री कर लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री में कोई लेना देना नहीं। देखिए अब अगर जैसे मान लीजिए इसकी एंट्री करें अमित सेल गुड्स टू विकास, तो ये होगी आपकी अमित की बुक्स में विकास टू सेल्स होगी। क्या कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट का नाम आया है क्या? नहीं आया। इसने एंट्री को अफेक्ट किया ही नहीं है, इसने सिर्फ अमाउंट को अफेक्ट किया है। बल्कि हम जब कैश डिस्काउंट देखेंगे तो हम देखेंगे एंट्री भी इफेक्ट होगी और अमाउंट भी इफेक्ट होगा, वो उस समय हम देखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गया? जी सर, यहां तक हमें बात समझ में आ गई। चलो हम एडवांटेज पे नहीं चलते, अब हम चलते हैं हमारे कैश डिस्काउंट पे। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। ये भी सेलर ऑफ गुड्स करेगा। क्यों करेगा? ये इसलिए करेगा टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट, ताकि जो बायर है, जो परचेजर है, वो जल्दी से जल्दी क्या करे? पैसे का भुगतान कर दे। जो उधार उसने माल खरीदा है ना, उसका जल्दी से जल्दी जो बायर है वो भुगतान कर दे। उसको एनकरेज करने के लिए, प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट करने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं? कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। Thus it is allowed if the payment is received within the specified time। हमने बोला सर आपने 2 महीने की उधारी पे माल खरीदा है, अगर आपने 15 दिनों में दे दिया तो 10% डिस्काउंट, 1 महीने में दे दिया तो 5% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो सामने वाला भी सोचेगा ठीक है 5% तो बचेंगे ही ना, वो क्या करेगा? जल्दी उसका पेमेंट कर देगा।
It is allowed on the amount received normally as a percentage, say 2%. Cash discount is allowed after allowing trade discount from the invoice price. अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आपको दिया हुआ हो तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी, उसमें आपको कैश डिस्काउंट अप्लाई करना है। वापस से देखते हैं, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू में से जो आप कैश डिस्काउंट है वो डिडक्ट करेंगे। चलिए और देखते हैं जैसे इसने दिया कि परम सेल्स गुड ऑफ ₹1 लाख, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया और 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितनी है? 1 लाख, उसमें से इसने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो बचा कितना? 90,000। अब जो 2% कैश डिस्काउंट है वो ट्रेड के बाद में देना है। पहले कौन सा दिया हमने? ट्रेड डिस्काउंट, बाद में कौन सा दिया हमने? कैश डिस्काउंट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट दिया किस पे? रिमेनिंग 90,000 पे हमने दिया है, ना कि 1 लाख पे। लिस्ट प्राइस पे नहीं दिया, हमने कैसे दिया? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आ रहा है उसी पे हमने 2% का कैश डिस्काउंट दिया। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट इन कैश और बाय चेक। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, और ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और सामने वाली पार्टी जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या हो गया? गेन हो गया। उसके लिए क्या हो गया? गेन हो गया। मान लीजिए ये सेलर है और मान लीजिए ये आपका बायर है, क्योंकि ये डिस्काउंट दे रहा है इसके लिए हो गया डिस्काउंट अलाउड। इसके लिए क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड। इसको क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है इसके लिए हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके घाटा हो गया, इसलिए जो डिस्काउंट है ये क्या माना जाएगा? एक्सपेंस माना जाएगा। इसके फायदा हो गया तो इसके लिए गेन माना जाएगा। इसके लिए गेन माना जाएगा। ठीक है सर, ये वाली बात हमारे समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने बात की थी जो ट्रेड डिस्काउंट है वो अमाउंट को अफेक्ट पड़ती है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो अमाउंट को तो करती है। यहां से हमने देख लिया अमाउंट को तो अफेक्ट करेगी, साथ में आपकी जो एंट्री है उसको भी अफेक्ट करेगी। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहले इसकी बात करते हैं अलाउड वाले की। ये क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट या फिर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। यहां पर इसने जो डिस्काउंट अलाउड है डेबिट क्यों दिया? अभी हमने बात की थी सर, जो सेलर है ना वो डिस्काउंट अलाउ करेगा, तो उसके लिए ये क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस का क्या बैलेंस होता है? आपका डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए हमने यहां पर क्या किया? इसको डेबिट कर दिया। वाइस वर्सा अगर हम बात करें बायर की, जिसको मिल रहा है उसके लिए ये क्या है? गेन है, इनकम है। इनका क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है। इसलिए इनकी एंट्री में जो डिस्काउंट रिसीव्ड है इसको हमने क्या किया? क्रेडिट किया। इसको हमने क्या किया? क्रेडिट किया। तो ये एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। इसकी क्या एंट्री बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है सर, ये हमें समझ में अच्छे से आ गया। चलिए अब लास्ट समझते हैं कि हमारा जो रिबेट है वो क्या होता है। चलो देखते हैं। रिबेट इज ऑल्सो कैश डिस्काउंट बाय द सेलर। सर ये भी कैश डिस्काउंट है? यस, ये भी डिस्काउंट है ना। जो कौन अलाउ कर रहा है आपको? सेलर ही अलाउ कर रहा है और गुड्स पे कर रहा है। बट फॉर द रीजन, ये मेन लाइन है क्या? बट फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। यानी जो ट्रेड डिस्काउंट था ना वो लार्ज क्वांटिटी के लिए था, उसके लिए रिबेट नहीं मिलती। या कैश डिस्काउंट है ना वो अर्ली या प्रॉम्प्ट पेमेंट था, उसके लिए रिबेट नहीं मिलती। उसके अलावा किसी भी चीज के लिए अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको हम किस नाम से बुलाएंगे? रिबेट नाम से बुलाएंगे। क्या क्या हो सकता है? जैसे इसने बोला रिबेट में भी अलाउड फॉर, नंबर 1 क्या है? पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। भाई जिस क्वालिटी का बोला था ना उस क्वालिटी का नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। गुड सोल्ड बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। गुड्स तो ठीक है पर जैसा हमने मांगा था ना वैसा नहीं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट, एज ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन हायर वॉल्यूम। ये तो ज्यादा वॉल्यूम के लिए होता है ना। एंड रिबेट इज अलाउड फॉर रीजन अदर देन द हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स परचेज्ड। ये बल्क में खरीदने के लिए जो डिस्काउंट है वो नहीं है, उसके अलावा जो भी डिस्काउंट है वो कौन सा हो गया? आपका रिबेट। ठीक है सर, ये वाली बात हमारे समझ में आ गई।
अब इसकी अकाउंटिंग भी कैसे होगी, तो इसकी अकाउंटिंग भी आपके वैसे ही होगी जैसे देखा था, है ना। देने वाला क्या करेगा, अगर रिबेट दे रहे हैं, सेलर अगर रिबेट दे रहे हैं तो जैसे डिस्काउंट अलाउड बोला था वैसे इसको बोल देंगे रिबेट अलाउड। और ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, डेबिट करेंगे। देने वाला है ना, जिसको मिलेगा वो क्या बोलेगा, रिबेट रिसीव्ड। बायर क्या बोलेगा, रिबेट रिसीव्ड मिला है, इसके लिए ये क्या होगी, इनकम गेन हो गया, तो क्या करोगे, क्रेडिट बैलेंस हो गया, क्रेडिट करोगे। तो ये कह रहा है रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, और ये क्या करेगा, टू रिबेट रिसीव्ड। क्या समझ में आई, यस, ये बात सर हमें समझ में आ गई। क्वेश्चन भी दिया हुआ देखो, गुड सोल्ड बाय अमित टू विकास वर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड देयरफॉर अमित अलाउड हिम रिबेट ऑफ ₹5,000। अमित ने अलाउ किए, है ना, अमित ने अलाउ किए, किसको किए, विकास को किए, तो अमित के लिए तो क्या हो गया, खर्चा हो गया, है ना। वो क्या करेगा, रिबेट अलाउड डेबिट टू विकास के लिए क्या हो गया, फायदा हो गया, वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा रिबोट के तो, और अमित को क्या करेगा, डेबिट। तो एंट्री होगी अमित अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड। जी सर, हमें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे कुछ और सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस पे। चलो, उसमें फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट हो गया आपका बैड डेट क्या होता है, वो पैसा, वो उधार दिया हुआ पैसा जो डूब जाए वो बैड डेट है। चलो देखते हैं। इफ एन अमाउंट से ऑफ क्रेडिट सेल्स इज नॉट रिकवरेबल और इज पार्शियल रिकवरेबल, या तो वो आपने उधार जो माल बेचा था, है ना, उसके बदले या तो आपको पैसे मिले ही नहीं या पूरे नहीं मिले, ये दोनों क्या हो गए आपके बैड डेट। ये क्या हो गए आपके बैड डेट। द अमाउंट नॉट रिकवरेबल इज बैड डेट। इट बीइंग ए लॉस फॉर द बिजनेस, अब बिजनेस के लिए तो लॉस ही है ना, हमने तो माल पैसों में लाके बेचा था, आगे से पैसे मिले ही नहीं तो लॉस ही है। ठीक है सर, is debited to bad debt account and credited to personal account of the debtor। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी आपकी, एंट्री होगी bad debt account debit to debtors, bad debt account debit to debtors। ठीक है सर, ये हमने समझ में आ गया। bad debt को डेबिट क्यों किया, क्योंकि एक्सपेंस है, अभी ऊपर ही पड़ा था, खर्चा है बिजनेस के लिए। डेटर्स को क्यों किया, क्योंकि जिस डेटर को पहले आपने क्रिएट किया था उसको क्रेडिट करके आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। दूसरा बोला, लेकिन ये तो जब है जब पूरा का पूरा अमाउंट आपका डूब गया, टोटल ड्यू अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। कई बार अभी हमने बात की थी, अ पार्ट ऑफ द डेबिट डेट इज रिकवर्ड, कुछ हिस्सा तो आपको रिकवर हो गया, कुछ हिस्सा आपको रिकवर नहीं हुआ। तब एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट जो रिकवर हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट जो रिकवर नहीं हुआ, टू डेटर्स। डेटर्स को तो पूरे अमाउंट से ही करेंगे ना। जी सर, ये भी हमें समझ में आ गया। वापस से देखते हैं, बैड डेट में आपके दो तरीके हैं क्या, या तो पूरा पैसा आपको रिकवरेबल नहीं हुआ या कुछ पैसा आपको रिकवरेबल हो गया। पूरा पैसा नहीं हुआ तो आप करेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और कुछ पैसा रिकवर हो जाए तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बैड डेट रिकवर। कई बार क्या होता है, जो आपने पहले डेटर्स को, जिस डेटर को पहले आपने अर्लियर राइट ऑफ कर दिया था, उससे, है ना, उससे इन फ्यूचर में आगे चल के आपको कई बार पैसे रिकवर हो जाते हैं, है ना। जैसे पहले मैंने क्या किया, किसको उधार माल बेचा और उसने मेरे पैसे नहीं दिए, कितनी मेहनतों के बाद में जब पैसे नहीं दिए, मैंने उसको क्या कर लिया, बैड डेट कर लिया, भूल गया, उस पैसे को राइट ऑफ कर दिया, मेरे बिजनेस में लॉस शो कर दिया। अब क्योंकि बिजनेस में तो उसको लॉस मैंने शो कर ही दिया, अब जब भी मुझे उसके बदले, अगर बैड डेट के बदले पैसा वापस मिल जाता है तो मैं उसे क्या बोलूंगा, बैड डेट रिकवर्ड। अब जो पहले मैंने लॉस बोल दिया था, अब मैंने उसको राइट ऑफ भी कर दिया, अब जब भी मुझे पैसा रिकवर होगा मैं क्या बोलूंगा, अरे अब तो फायदा हो गया। अब क्या हो गया, फायदा हो गया। इसलिए जो बैड डेट रिकवर है इसको इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। ये क्या है, अमाउंट रिसीव्ड इज गेन टू द बिजनेस, इसको क्या बोला जाएगा, गेन है, क्योंकि उसको तो पहले ही हम भूल गए, एंट्री क्या होगी, अब क्योंकि आपने इसको गेन ही मान लिया, इनकम ही मान लिया, तो बैड डेट रिकवर को तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और क्योंकि पैसा मिल रहा है आपको तो आप क्या करोगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। जी सर, ये बात हमें समझ में आ गई। और ये आप पी एंड एल में जो क्रेडिट साइड है वहां पर क्या करेंगे, शो करेंगे। क्यों, क्योंकि आप इसको इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हो। जी सर, हमें समझ में आ गया।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, वो देखते हैं।